नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 18 ऑफ मई 18 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, जब भी आप करंट अफेयर की क्लास करें तो कोशिश करिए अपनी शॉर्ट नोट साथ में बनाने की। आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाता है। तो कोशिश क्या करिए, पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद की अपने तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाइए, और वही शॉर्ट नोट्स दोस्तों आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन के लिए। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आपके लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास दोस्तों। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, जब भी मैं क्वेश्चंस रीड कर रही हूँ साथ में आप लोग आंसर देते हुए चलिए। तो यहाँ पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस राज्य के तट पर 2500 किग्रा ड्रग्स जब्त किया है? तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे किस राज्य के तट पे ये जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये ड्रग्स जब्त किया है इतनी बड़ी मात्रा में। उससे भी इंपॉर्टेंट ये होगा कि किस अभियान के तहत किया गया है। बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए है। और यहाँ पे देखिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने देखा जाए, और साथ ही साथ देखिए भारतीय नौसेना ने, ठीक है, इन्होंने मिलकर के एक संयुक्त अभियान चलाया केरला तट पे। और यहाँ पे देखिए लगभग इसी अभियान के तहत इनको 2500 किग्रा, ठीक है, मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स जब्त किया। ठीक है, किससे किससे मिलकर के? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दोस्तों ध्यान रखना भारतीय नौसेना ने। और ये नाम क्या है इस ड्रग्स का? ठीक है, मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स है, ध्यान रखिएगा। और ये देखा जाए अभी जो कि हाल के समय में जितने भी जो तस्कर किए गए ड्रग्स हैं उसमें ये बहुत बड़ी मात्रा, अब तक की जो जब्त की गई ये सबसे बड़ी मात्रा मानी जा रही है। जैसा कि यहाँ पे जो है एक अभियान चलाया जा रहा है दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा, हिंद महासागर क्षेत्र को क्या करना, नशीले पदार्थों से मुक्त बनाना। ठीक है, और इसी उद्देश्य के लिए मादक पदार्थों की समुद्री तस्करी टारगेट के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है दोस्तों, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। और इसी ऑपरेशन समुद्रगुप्त के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना ने जो है कितने बड़ी मात्रा में जो है केरल के तट से मेथाम्फेटामाइन नामक ड्रग्स को जब्त किया। ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ठीक है, माना जा रहा है कि ये जो ड्रग्स मिले दोस्तों उनके कई सारे इतने काफी बोरे थे और बोरों पे जो है पाकिस्तान लिखा था। तो ये बता दें कि इसकी जो उत्पत्ति मानी जा रही, ठीक है, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी ये पाकिस्तान में हुई थी। और पाकिस्तान का मकराना जो तट है, मकराना तट से ये मदरशिप से लोड होकर के ये ड्रग्स जो है इंडिया के देखा जाए किस तट पे दोस्तों, यहाँ पे पश्चिमी तट पे देखा जाए, बिल्कुल दक्षिणी छोर पे दोस्तों केरल है, यहाँ पे ये ड्रग्स आया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बात करें दोस्तों तो ये जो जब्त की गया, ठीक है, मेथाम्फेटामाइन जो ड्रग्स है वो देखिए कहां से प्राप्त किया गया था, ये डेथ क्रीसेंट। देखिए डेथ क्रीसेंट को दोस्तों बोला जाता है गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट क्या होता है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए अर्ध चंद्रमा का, ठीक है, अर्ध चंद्रमा जो होता है उसको क्रीसेंट कहते हैं। और ये देखिए भारत जो है, भारत की एक तरीके से विडंबना कह लीजिए कि भारत एक सैंडविच की तरह बना हुआ है दो, ठीक है, ऐसे मादक पदार्थों के क्षेत्र के बीच में। तो आप यहाँ पे देखिए डेथ क्रीसेंट है और यहाँ पे आपको डेथ ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि डेथ ट्राइंगल में कौन से देश आते हैं डेथ क्रीसेंट में। तो ये देखिए, ये जो विश्व की जितने भी जो ये हीरोइंस होती है और ये जो मादक पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये जो ड्रग्स होते हैं उसका 90% जो है हिस्सा वो इन्हीं क्षेत्रों से होकर के अन्य क्षेत्रों में जाता है। और आप देख रहे हैं भारत की स्थिति इन्हीं दो क्षेत्रों में, ये भारत सैंडविच की तरह बना हुआ है। तो एक तरीके से ये जो प्राप्त किया गया ड्रग्स है वो इसी, ठीक है, डेथ क्रीसेंट से ही प्राप्त किया गया था। और डेथ क्रीसेंट में कौन कौन से देश आते हैं दोस्तों? ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है और पाकिस्तान आता है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको ट्राइंगल, डेथ ट्राइंगल दिख रहा है, कौन कौन सा है दोस्तों? म्यांमार है, ध्यान रखिएगा, म्यांमार, ठीक है, लाओस, थाईलैंड, ये डेथ ट्राइंगल में आता है। डेथ क्रीसेंट में कौन आता है? ईरान आता है, अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसा पीसीएस में क्षेत्र इस तरह के प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा चर्चा में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, ठीक है, कि अगले निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो कौन, देखिए सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त है दोस्तों। ऑप्शन आप देख रहे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और इसका जो करेक्ट आंसर इज डी, प्रवीण सूद जो है वो
सीबीआई के अगले निदेशक बनाए गए हैं। तो ये भारतीय पुलिस विभाग के, ठीक है, भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे, ठीक है, प्रवीण सूद, और इनको 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए, ठीक है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई, ठीक है, क्यों क्या कहते, ठीक है, सीबीआई का नया क्या बनाया गया है, नया निदेशक बनाया गया, अगला निदेशक बनाया गया, ठीक है, किसे बनाया गया है, प्रवीण सूद को बनाया 2 साल के कार्यकाल के लिए। और ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों, तो वर्तमान में जो सीबीआई के निदेशक हैं सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है, जायसवाल, उनका ये स्थान लेंगे। बात करें तो दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो की, ठीक है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये ध्यान रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी 1941 में हुई थी, और तब इसका क्या नाम था, तो विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आगे चल करके 1963 में जो इसका नाम बदल दिया गया और क्या कर दिया गया, केंद्रीय जांच ब्यूरो कर दिया गया, ठीक है। इसकी बात करें तो ये किसके द्वारा जो है शासित होती है ये बॉडी सीबीआई, तो ये दिल्ली पुलिस, ठीक है, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अधिनियम 1948 के तहत जो है ये शासित की जाती है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये किस समिति के सुझाव पे आधार पे हुआ था, तो एक देखिए भ्रष्टाचार निवारण के लिए एक समिति बनाई गई थी, संथानन समिति, 1962 से 64 के बीच में, और इसी संथानन समिति के सुझाव के आधार पे सीबीआई का जो है गठन किया गया था। वर्तमान में देखिए ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य करती है सीबीआई, तो ये भारत सरकार का जो कार्मिक विभाग, कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत निवारण मंत्रालय है, उसके अधीन ये कार्य करती है। इसके जो निदेशक की जो नियुक्ति की जाती है दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस तरीके से सीबीआई के निदेशक नियुक्त होते हैं। देखिए एक समिति बनती है जो कि 3 सदस्यीय समिति होती है, ठीक है, और इस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता है ये आपसे पूछा जाता है। तो एक केंद्र सरकार की ओर से कौन होता है दोस्तों, प्रधानमंत्री, जो कि इस जो निदेशक समिति के जो निदेशक नियुक्ति समिति जो कि 3 सदस्यीय, उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद देखा जाए लोकसभा का जो विपक्ष का नेता होगा वो होगा, अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो कोई वरिष्ठ नेता इसमें होगा। और फिर साथ ही साथ तीसरा सदस्य भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जो है इस समिति में शामिल होता है। और इन 3 सदस्यीय समिति के द्वारा सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया जाता है। जो कि बात करें इसके निदेशक की जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 2 साल का होता है, जिसके ये 2 साल का कार्यकाल किसमें ये प्रावधान है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 में इसका प्रावधान है। तो 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे कि भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में कितने स्टेशनों का पुनर्विकास कर रही है। तो देखिए भारतीय ये ठीक है भारतीय रेलवे के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है अमृत भारत स्टेशन योजना, और इसके तहत कितने स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है दोस्तों, तो किया जा रहा है 1275। करेक्ट आंसर है सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए भारतीय रेलवे जो है वो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरे भारत में 1275 जो है स्टेशनों का पुनर्विकास कर रही है। और इसी के तहत देखा जाए जो रेल मंत्री है दोस्तों अश्विनी वैष्णव, उन्होंने रेल भवन जो कि नई दिल्ली में स्थित है वहां से उन्होंने भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर मानक संकेत के बारे में एक पुस्तिका भी जारी किया। देखिए इस बात कर लेते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो कि रेल मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इसके तहत देखिए स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए नई नीति तैयार की गई। तो स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए कौन सी नीति तैयार की गई दोस्तों, कौन सी योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना। और इसके तहत कितने स्टेशनों का दोस्तों आधुनिकीकरण होगा, तो 1275। देखिए ऐसे प्रश्न इस बार पीसीएस में आए हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब इस अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत क्या होगा, तो जो कुछ भी स्टेशनों की जो जरूरत होती है उसके अनुसार स्टेशनों को बनाया जाएगा। संरक्षण के अनुसार जो है दीर्घकालिक मास्टर प्लानिंग और मास्टर प्लान के तत्वों के क्रियान्वयन पर जो है ये योजना आधारित होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश में G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। तो G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में आयोजित की गई, ऑप्शंस आप देख रहे हैं। और इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है आप देखिए ये है दोस्तों डी, जापान, ठीक है, जापान। तो यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो है, ठीक है, कौन है दोस्तों, डॉक्टर मनसुख मांडविया। उन्होंने जापान के नागासाकी में स्वास्थ्य नवाचार पे G7 मंत्री स्तरीय बैठक को, ठीक है, संबोधित किया। जैसा कि आपको पता है इस साल G7 को की अध्यक्षता कौन कर रहा है दोस्तों,
G7 समूह की जापान कर रहा है। और जापान में देखिए जो यहाँ पे G7 का स्वास्थ्य नवाचार पर जो G7 मंत्री स्तरीय बैठक हुई है, उसमें भारत की तरफ से जो परिवार कल्याण मंत्री हैं मनसुख मांडविया, वो उपस्थित थे, संबोधित किया। बैठक में देखिए क्या बातें की गई हैं, क्या चर्चा किया गया। तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में डिजिटल स्वास्थ्य जैसे नवाचार की प्राथमिकताओं कार्यान्वयन उपयोग पर चर्चा करने के लिए जो है ये बैठक आयोजित की गई। ठीक है, तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज से संबंधित जो कुछ भी चुनौतियां हैं, डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किया जाता है, इन सब चीजों पे चर्चा करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में देखिए G7 सदस्य देश तो थे ही, साथ ही साथ आमंत्रित आउटरीच फोर्स कंट्री कौन थी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ देखिए जो आमंत्रित आउटरीच फोर्स कंट्री दोस्तों कौन थी, ये थी भारत था, ठीक है, इंडोनेशिया था, वियतनाम था, थाईलैंड था। ठीक है, इनके जो है स्वास्थ्य मंत्री इस G7 मीटिंग में बैठक में हिस्सा लिए। बात करते हैं दोस्तों G7 की। ध्यान रखिएगा ये एक अंतर सरकारी संगठन है, ये समूह, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कई बार आपसे संगठन पूछता है तो आपसे मुख्यालय भी पूछता है, लेकिन ध्यान रखिएगा G7 जो समूह है, जो ग्रुप है, इसका कोई भी अपना औपचारिक संविधान नहीं है और कोई भी एक निश्चित मुख्यालय नहीं। ये लाइन ध्यान रखिएगा। आपसे मल्टीपल चॉइसेस प्रश्न पूछ सकता है कि G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, G7 का मुख्यालय जिनेवा में है, और आपसे ऑप्शन दे देगा कि एक सही है, दो सही है, या फिर दोनों सही है। तो ध्यान रखिएगा 2 गलत होगा, क्योंकि इसका कोई भी निश्चित मुख्यालय नहीं है। इसमें कौन कौन से देश है दोस्तों G7 में, तो जो औद्योगिक लोकतंत्र है कौन कौन से, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, जापान है। जापान के अलावा देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है और कनाडा। देखिए इसमें रूस भी था, लेकिन रूस ने जब 2014 में दोस्तों क्रीमिया का अधिग्रहण किया था, उसके बाद से रूस को जो है G7 से बाहर कर दिया गया। यहाँ पे बात करें इस साल जो है, पिछले साल देखिए 48वां जो है शिखर सम्मेलन हुआ था G7 का दोस्तों, जून में हुआ था। कहा जर्मनी ने अध्यक्षता की थी, और इस साल G7 की अध्यक्षता दोस्तों कौन कर रहा है, जापान कर रहा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जापान कर रहा है इसकी अध्यक्षता। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है दोस्तों, जो G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी जापान में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत की G20 अध्यक्षता में कहाँ संस्कृत कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई। देखिए जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है इस साल, तो भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है। और संस्कृत कार्य समूह की जो बैठक आयोजित की गई दोस्तों, वो किया गया हैदराबाद, माफ करिएगा, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर, वहां पे। तो भारत की जैसा कि अध्यक्षता कर रहा है G20 की, और इसी अध्यक्षता के तहत देखिए 4 दिनों तक चलने वाला संस्कृत कार्य समूह की बैठक जो आयोजित हुई है, वो शुरू हुई है दोस्तों, कहाँ हुई है, आयोजित हुई थी, वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। इसमें देखा जाए तो ये देखा जाए यह बैठक जो है विविध संस्कृतियों और समुदाय के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित बहुपक्षवाद में भारत के अटूट विश्वास को उजागर करने के लिए एक अभियान मोड में संस्कृत सभी को एकजुट करती है पर जोर देगी। ठीक है, इस अवसर पे देखा जाए तो इस अवसर को चिन्हित करने के लिए उड़ीसा की पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने संस्कृत यूनाइट्स ऑल इंडिया के अभियान के हिस्से के रूप में, ठीक है, संस्कृत यूनाइट्स ऑल अभियान के हिस्से के रूप में पूरी के बीच पर थीम पर, ठीक है, रेत कला बनाई। तो जैसा आपको पता है सुदर्शन पटनायक देखिए रेत पर कला बनाने के लिए प्रचलित है, और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था सुदर्शन पटनायक को। और इन्होंने देखिए जैसा कि अभियान चलाया जा रहा है संस्कृत यूनाइट्स ऑल, सबको एकजुट करती है संस्कृति, उस हिस्से के रूप में इन्होंने केरल के, ठीक है, माफ करिएगा, पूरी के बीच पर एक थीम पर जो है, पूरी बीच पर इसी थीम पर आधारित एक कला भी बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि जो संस्कृत कार्य समूह की बैठक हुई उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुई है। वहीं यहाँ पे देखिए मुंबई में भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत ध्यान रखिएगा ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की जो तीसरी बैठक आयोजित की गई दोस्तों, वो मुंबई में किया गया था। और जैसा कि आपको पता है भारत का लक्ष्य क्या है, 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करना। ठीक है, कब तक, 2070 तक, माफ करिएगा 2030 में 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को क्या करना, शून्य कर देना। ठीक है, ये भारत ने अपना लक्ष्य रखा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों की केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने किस शहर में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री ने देखिए किस शहर में जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है दोस्तों, ये किया है हैदराबाद में। ठीक है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। तो दोस्तों भारत के जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने देखिए 15 मई को
जो तेलंगाना में हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में देखिए क्या है दोस्तों, एक संस्थान है, राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, और इसी संस्थान में इन्होंने एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है। तो आपसे यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद में और उसी में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का भी शुभारंभ किया गया है। नवीन एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला की बात किया जाए दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान में स्थापित किया गया ये अत्याधुनिक प्रयोगशाला है। इसमें बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें देखिए जैव कीटनाशकों और जैव नियंत्रण एजेंडे के लिए उत्पादन पद्धति पर अनुभव प्रदान करने की ये सुविधा होगा। इसमें देखा जाए और कौन कौन सी चीजें शामिल होंगी, जैसे कि प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स, ठीक है, एंटोमोपैथोजेनिक कवक, जैव उर्वरक, एनपीवी, फेरोमोन और वनस्पतियां जो है इसमें शामिल होंगी। नवीन एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला में एक कीट संग्रहालय होगा, खरपतवार संग्रहालय होगा, प्रदर्शनी हॉल होगा, प्राकृतिक कृषि प्रकोष्ठ आदि भी शामिल होंगे, जहां पर कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कीटों और खरपतवारों के नमूनों को सर्वोत्तम तरीके से संरक्षित या जीवित रूप से प्रदर्शित किया जा सकेगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। आगे दोस्तों अपने अगले प्रश्न में कि निम्न में से किसके द्वारा मेरी लाइफ माई लाइफ नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो माई लाइफ नामक जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, ये किया गया है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। तो पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, ठीक है, भूपेंद्र यादव, और इन्होंने नई दिल्ली में मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों लॉन्च किया है। ठीक है, इसका शुभारंभ किया है। मेरी लाइफ देखिए, जैसा कि आपको पता है COP26 जो हुआ था दोस्तों ग्लासगो में आयोजित हुआ था, और उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अवधारणा प्रस्तुत की थी लाइफ की। ठीक है, लाइफ की अवधारणा यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अनुरूप अपने जीवन शैली को बदलना, और इसी अवधारणा के से ये प्रेरित है। ठीक है, कौन सा दोस्तों, माई लाइफ जो नामक मोबाइल ऐप है उसी अवधारणा से प्रेरित है, जो कि ना समझ और बेकार ठीक है खपत के खरपतवार के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग पर बदल देती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ का उद्घाटन कहाँ किया था दोस्तों, अक्टूबर में किया था, केवड़िया गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट है, मिशन लाइफ का उद्घाटन कहाँ से किया गया था प्रधानमंत्री जी द्वारा, गुजरात के केवड़िया से। मिशन लाइफ क्या है दोस्तों, सरल व आसान कार्यों के माध्यम से व्यक्तियों में व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित करना। ठीक है, ताकि उनका जो व्यवहार हो वो किससे संबंधित हो दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित। अभियान का जो समापन होगा दोस्तों, ये कब होगा इस अभियान का समापन, माई लाइफ का जो है ये होगा 5 जून। जैसा कि आपको पता है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, और इसी पर्यावरण दिवस के एक विशाल उत्सव के रूप में होगा इसका समापन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा माई लाइफ जो है मोबाइल ऐप ये केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा शुभारंभ किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए जो है COP27 का सम जो है COP27, और ध्यान रखिएगा COP28। ठीक है, COP27 और COP28, COP27 कहाँ हुआ है और COP28 की अध्यक्षता कौन करेगा ये आप मुझे बताइए। COP26 मैंने बता दिया, ठीक है, ग्लासगो, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है, वहां पे है। अगली बात करेंगे दोस्तों हम कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो ये पहली मंत्री स्तरीय बैठक है भारत और यूरोपियन यूनियन संघ की, और ये दोस्तों किया गया है ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है। 16 मई को आयोजित की गई थी बैठक ये भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की। ये पहली मंत्री स्तरीय बैठक थी, ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित की गई। जो केंद्रीय विदेश मंत्री हैं और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, उनके साथ देखिए वाणिज्य एवं उद्योग, वस्त्र उपभोग मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जो है दोस्तों पीयूष गोयल, वो जो है इस बैठक की उन्होंने सह-अध्यक्षता की, वो उपस्थित थे। यूरोपियन यूनियन की तरफ से देखा जाए तो कौन उपस्थित था दोस्तों, तो कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री डोम्बोविस्कस और यहाँ पे सुश्री वेस्टर जो है इसकी सह-अध्यक्षता की थी। इस तरह की बैठक को व्यापार से रिलेटेड, ठीक है, तो जो यूरोपीय यूनियन के व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के लिए देखिए इसकी जो घोषणा की गई थी 2022 में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और यूरोपियन यूनियन की यानी कि यूरोपियन आयोग के जो अध्यक्ष है सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन्होंने जो है इस बैठक की
इस बैठक के गठन की थी कि समूह के जो है घोषणा किया था नई दिल्ली में अप्रैल 2022 में। इसका गठन देखिए क्यों किया गया था, बेसिकली व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा से जुड़े गठजोड़ में रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समन्वय मंच के उद्देश्य से ठीक है किया गया था, ताकि दोनों के बीच सुगम व्यापार हो सके, एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी का विकास हो सके, सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, जो चुनौतियां हैं, उससे निपटने में ये एक दूसरे का सहयोग कर सके, इसको ध्यान में रख करके ठीक है ये गठबंधन किया गया था। और इसी की देखा जाए पहली जो मीटिंग हुई है ब्रसेल्स बेल्जियम में आयोजित की गई। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि दिवस से संबंधित है कि हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। तो अंतरराष्ट्रीय डेंगू माफ करिएगा राष्ट्रीय डेंगू दिवस ठीक है कब मनाया गया, नेशनल डेंगू डे दोस्तों कब मनाया गया, ऑप्शन आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 16 मई। ठीक है, देखा जाए हर साल जो है 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, 16 मई को। और यहाँ पे देखिए जो ये जो पहल है, ये जो दिवस मनाने की, वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उनके द्वारा जो लोगों में डेंगू के बारे में जागरूकता फैलाने की जो है ये पहल है। ठीक है, डेंगू की बात करें दोस्तों तो ये वायरस के कारण होने वाला ये बीमारी है और इसका जो ठीक है वेक्टर होता है, एक मच्छर होता है। ठीक है, और ये 4 डेंगू विषाणुओं में से एक ठीक है संक्रमित जो मच्छर जो इसका वेक्टर होता है वो एडिस एजिप्टी मादा मच्छर होती है, जो कि इसका वेक्टर होती है। और यही मच्छर जो होता है जो कि पित्त ज्वर, ठीक है, पीला ज्वर, जीका वायरस और चिकनगुनिया, इनके का भी ये संचारण करता है। और इन्हीं के काटने से ठीक है ध्यान रखिएगा एडीज, ठीक है, एडीज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। डेंगू का जो पहला टीका हुआ था दोस्तों लगा था जो विकसित किया गया था वो कौन, ठीक है, वो क्या था किसके द्वारा, तो डेंगवैक्स या सिनोफी पाश्चर के द्वारा पहला टीका डेंगू का विकसित किया गया था। डायरेक्ट चलिए आप मुझे बताइए, देखिए मलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है, डेंगू देखिए एडीज मच्छर से, तो मलेरिया मुझे बताइए किस मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया का कारण क्या है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, या फिर अगर हम बात करें बैक्टीरिया है, तो आप मुझे मलेरिया के बारे में बताइए। अगला देखिए एक और दिवस मनाया गया था परिवार के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, यानी कि समाज में परिवार के महत्व को जागरूक करने के लिए लोगों को जो है 16 मई को, ठीक है, कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस जो है मनाया गया 16 मई को। ठीक है, इस वर्ष थीम क्या थी अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस की, तो जनसांख्यिकी, रुझान और परिवार जो है इसकी थीम थी। और पहला जो अंतरराष्ट्रीय दिवस दोस्तों मनाया गया था वो 1994 में मनाया गया था, परिवार का पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस। ठीक है, आते दोस्तों आज के लास्ट एमसीक्यू पे की निम्नलिखित में से कौन फ्रांस के 76वें कांस फिल्म समारोह में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा है, कौन किया दोस्तों, आंसर साहब देखिए, आप देखिए, और ये कौन कर रहे हैं, डॉक्टर एल मुरुगन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए जो है 76 कांस फिल्म फेस्टिवल जो है फ्रांस में आयोजित हो रहा है, 16 मई को इसकी शुरुआत हुई है। और ये समारोह जो है आधिकारिक तौर पे ठीक है जो शुरू किया गया है, ये जॉनी डेप अभिनीत फिल्म है, ठीक है, जिन डू देबेरी के विश्व प्रीमियम के साथ इसकी शुरुआत हुई है। और भारत की तरफ से जो है भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो जो सूचना प्रसारण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन, वो जो है इस 12 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम में भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इसमें देखिए क्या क्या है, तो देखिए जो एलिफेंट विस्पर, देखिए एलिफेंट विस्पर जो है एक तरीके से ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी और मैंने आपको बताया था इसको देखिए ऑस्कर भी मिला था। ठीक है, और इस विस्पर फिल्म के जो निर्माता है, इस फिल्म के निर्माता कौन है दोस्तों, गुनीत मुंगा। अभिनेत्री देखिए जो भारतीय अभिनेत्री है मानसी चिल्लर, ठीक है, ईशा गुप्ता, और मणिपुरी अभिनेत्री है, ठीक है, कंगाबम तोम्बा, उनके साथ है, ठीक है, वो लोग थे इसमें। और यहाँ पे देखिए इसी के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्री हैं जो अनुराग ठाकुर, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। और यहाँ पे देखिए एक मंडप बनाया गया था, भारतीय मंडप, उसको देखिए डिजाइन जो तैयार की गई थी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने वैश्विक समुदाय के लिए भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन विषय, तो किस विषय पर मंडप, भारतीय मंडप की डिजाइन किया गया था दोस्तों, भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन किसके द्वारा किया गया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि द एलिफेंट विस्पर्स जो फिल्म है वो बेसिकली एक हाथी पर बनी फिल्म है और ये किस, ठीक है, नेशनल पार्क से संबंधित है। ठीक है, किस नेशनल पार्क में जो है ये फिल्म को शूट किया गया, किस नेशनल पार्क से संबंधित ये फिल्म है, आप मुझे बताएं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे की।
फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि 7वां वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है दोस्तों, 15 से लेकर के 11 मई तक। स्लोगन क्या है? हैशटैग रीथिंक मोबिलिटी। ठीक है, 15 से 21 मई तक क्या मनाया जा रहा है? वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, और इस साल 7वां संस्करण है। वहीं देखा जाए आईपीएल 2023 में प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम कौन सी बनी है? गुजरात टाइटंस। ठीक है, बात करें अगले की कि भारत के T20 में ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन दोस्तों? मुपल्ला प्रजीद बने हैं। दुनिया के सबसे समयनिष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है कौन दोस्तों? हैदराबाद हवाई अड्डा। ठीक है, एकदम अपने समय की पाबंदी के साथ। वहीं देखा जाए एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी, कहाँ की जाएगी? तो दक्षिण कोरिया में किया जाएगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, तो कोशिश करिए डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे